हे फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th न्यू सिंप्लीफाइड फिजिक्स विच इज़ रिटर्न बाय एस एल अरोरा। मैं जनरली ये बुक प्रेफर करता हूँ ओवर ए बी सी और प्रदीप, बिकॉज इसमें क्या होता है कि अगर मैं ए बी सी की बात करूँ और प्रदीप की बात करता हूँ तो उसमें काफ़ी थ्योरी दी होती है, बट अगर क्वेश्चंस जो होते हैं उसके टॉपिक्स के दिए तो होते हैं बट थोड़ा कम होते हैं। बट इसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग उनके क्वेश्चंस आपको इजीली करने को मिल जाते हैं, तो इसलिए आई प्रेफर दिस बुक। तो आज हम करने वाले हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जो इसका चैप्टर 1 है उसका फर्स्ट पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं डेफिनेशंस में तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। अब यहाँ पे एक टर्म आया जिसको कह रहे हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर हम सिंपल से एक डेफिनेशन में समझें तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर विच गिव्स द राइज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी एक मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फोर्स को डेवलप कर सकती हैं। अब एक मैटर की बात करें तो मैटर एक यूनिटरी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है और सबसे यूनिट पार्टिकल होता है उसे हम कहते हैं एटम। एटम के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं। एटम ये है हमारा एक एटम और ये है उसका एक प्यारा न्यूक्लियस। तब इस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स जो होते हैं आपके वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये हम बेसिकली क्लास 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो आपके प्रोटॉन्स होते हैं उनमें पॉजिटिव चार्ज होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऑर्बिट्स में होते हैं और उनके अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यही होता है आपका चार्जेस इनसाइड अ मैटर। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये होते हैं किसी भी एक एटम के एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हमेशा चार्ज कैरी करते हैं, जिसमें प्रोटॉन हमेशा कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन हमेशा कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये होते हैं न्यूट्रल। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट को समझें तो इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट होती है आपकी कूलम। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम से। और कूलम आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती थी? जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती थी। बट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता रहे हो तो उसको माइनस साइन के साथ हम रिलेट करते हैं, राइट। और पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन का चार्ज आप बता रहे हो तो उसको पॉजिटिव के साथ रिलेट करते हैं। बट अभी अभी हमने बात करी थी कि ये तो सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। देखो, यहाँ पे साइन सिर्फ आपको यही बताते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज सामने नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, इट मीन्स ये किस चार्ज की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की। अगर पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है तो ये किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन्स की। जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आप वो साइन को कंसिडर नहीं करते, सिर्फ इतने के लिए आपका ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से कैसा फोर्स डेवलप होता है ये हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया है कि अगर अनलाइक चार्जेस सच एज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उनके बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लाइक चार्जेस की, जैसे कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ठीक है, तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रिसिटी अराइज होती है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब वो क्या होती है उसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट पहले करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, उस एक्सपेरिमेंट में आपको एक ग्लास रॉड लेनी है। 2 ग्लास रॉड लो, बेसिकली दोनों को सिल्क से आपको क्या करना है? रब करना है। और अगर आप दोनों ग्लास रॉड जिनको आपने सिल्क से रब कर लिया, इन दोनों को एक दूसरे के नियर बाय ले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि दोनों एक दूसरे पर फोर्स ऑफ रिपल्शन शो कर रहे हैं। बट अब क्या करना है, आपको एक प्लास्टिक की रॉड लेनी है, उसको वूल से क्या करना है? रब करना है। अब ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड दोनों को पास में लेके जाओ तो आपको देखने को मिलेगा दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो होता है।
अब ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो कि इन ग्लास रॉड और प्लास्टिक रॉड में है वो कैसे आता है, उसके लिए वापस से हमें एक एटम के अंदर जाना पड़ेगा। देखो, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए आपको कोई भी दो ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। कि मैं अगर चाहता हूँ कि मेरा एक बॉडी क्या हो सके, पॉजिटिव चार्ज हो जाए या नेगेटिव चार्ज हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास दो ऑपरेशन है। फर्स्ट ऑपरेशन कौन समझते हैं? फर्स्ट ऑपरेशन में आपने क्या किया, ये था आपका न्यूक्लियस यहाँ पे जो है, और ये है आपका इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है प्रोटॉन, और यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन को मिला है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। अब क्या हो, सपोज़ मैं बाहर से कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर दूँ किसी भी इलेक्ट्रॉन को, तो पहले केस में क्या हुआ, मैंने एनर्जी अगर उसको प्रोवाइड करी, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन करी और उसने उस ऑर्बिट को छोड़ा और बाहर चले गया। अब यहाँ पे हो क्या, प्रोटॉन तो उतनी ही है बट इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हुई, तो ये बॉडी हो जाती है वहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ला के इसकी ऑर्बिट में प्लेस कर दिया, तो अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सिस में है। तो अब ये इस टाइम पे एटम जो होगा वो होगा नेगेटिवली चार्ज। तो ग्लास रॉड में होता है, ग्लास रॉड में हम क्या करते हैं, उसको रब करके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन उसको उसकी ऑर्बिट को छोड़ के चले जाता है। बट प्लास्टिक के रॉड में क्या होता है, जो वूल है उसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है प्लास्टिक के अंदर, तो वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे ग्लास रॉड है पॉजिटिवली चार्ज और आपकी प्लास्टिक रॉड है नेगेटिवली चार्ज। दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि हमने बात करी थी दो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी यही कहती है कि बेसिकली इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स, और जो एनर्जी डेवलप होगी बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आप बोलोगे कि सर जो आपका ग्लास रॉड था वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हुआ और प्लास्टिक रॉड आपका नेगेटिव चार्ज क्यों हुआ? देखो, ये सिंपल सी चीज़ है, ये डिपेंड करता है कि जो एटम्स हैं किसी भी सब्सटेंस के, उसके जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से बाउंड हैं, क्या वो लूजली बाउंड है या फिर स्ट्रांगली बाउंड है। अगर मैं बात करता हूँ प्लास्टिक के, तो प्लास्टिक के जो एटम्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली जो आउटर मोस्ट शेल के हैं वो होते हैं काफ़ी स्ट्रांगली बाउंड। और अगर मैं बात करूँ ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन्स की, वो कंपैरेटिवली क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ होती है, जिसके लिए एक अलग से टॉपिक भी है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर पूरी ये चीज़ बताई हुई है कि ये जो फिनोमिनन होता है वो कैसे होता है। तो देखो, यहाँ बताया भी कि जो सारे के सारे मैटर्स होते हैं वो एटम से बने होते हैं। एटम के अंदर एक स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ये सब चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर शेल के, वो बेसिकली लूजली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। अगर मैं बात करता हूँ नॉर्मली कंपैरेटिवली दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की, तो एक छोटी सी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है अगर आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है किसी भी एक एटम में से, और वो कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल का है। ठीक है। तो पहले केस में हमने क्या किया था, जो आपका ग्लास रॉड था उसको सिल्क क्लॉथ से क्या करा, मैंने रब करना स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है आपके क्या, जो आपका सिल्क का क्लॉथ है, और दूसरा है आपका ग्लास। अब दोनों के पास एटम्स हैं, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल के। अब देखो, जिस भी इन दोनों चीज़ों में से जिस भी सब्सटेंस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, अपने खो देगा और दूसरा गेन कर लेगा। तो होता क्या है, जो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल के, वो लूजली बाउंड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एनर्जी गेन करेंगे और किस में ट्रांसफ़र हो गए, सिल्क के अंदर हो गए। ठीक है। तो इसलिए ग्लास क्या हो जाता है आपका, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। बट सेकंड केस में क्या था आपका, सेकंड केस में आपका था प्लास्टिक और वूल। तो अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ तो प्लास्टिक तो आपका क्या होता है, पॉलीमर होता है। ठीक है।
तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, प्लास्टिक के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, और वूल के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लूजली बाउंड होंगे कंपैरेटिवली किसके, प्लास्टिक के। तो अब यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ इलेक्ट्रॉन का कहाँ से कहाँ को, वूल से प्लास्टिक की तरफ को। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, तो इस वजह से आपका प्लास्टिक क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया, और वो ऑपरेशन वहाँ पे अकर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि रब करने में कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे यहाँ पे दिया है ग्लास रॉड होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ होता है आपका नेगेटिव चार्ज। जब आप एक दूसरे पे इनको क्या करेंगे, रब करेंगे। तो ये तो हो गया। अब जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो आपने पीछे एक्सपेरिमेंट में तो देखा था कि बेसिकली जब आप एक ग्लास रॉड या फिर प्लास्टिक रॉड को क्या करते हो, रब करते हो उनके सब्सटेंस से, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, तो आपको देखने को मिलता है कि उनमें एक चार्ज अराइज होता है। बट क्या वो चार्ज एक जगह से दूसरी जगह उन सब्सटेंस के अंदर फ्लो करता है या नहीं करता है? तो आंसर है नहीं, क्योंकि ग्लास और जो आपका प्लास्टिक है वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो यही हम समझने वाले हैं कि क्या होते हैं कंडक्टर्स और क्या होते हैं आपके इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो ईजिली। यानी कि अगर मेरे पास अगर एक कंडक्टर है तो उसमें अगर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स में होता है वो उसमें एक जगह से दूसरी जगह आराम से क्या हो सकता है, फ्लो हो सकता है। और अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर ऐसे सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल ग्लास, प्लास्टिक। और कंडक्टर्स के तो एग्जांपल क्या होते हैं, सारे के सारे मेटल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, कंडक्टर होती है। अर्थ क्या होती है, वो भी एक कंडक्टर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम पूछा जाता है कि जो मेटल रॉड आप अगर अपने हाथ में रखते हो होल्ड करके, तो उसमें आपको कोई भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज देखने को नहीं मिलता है। कि बेसिकली अगर दो मेटल के रॉड को अगर आप सिल्क क्लॉथ से या वूल के क्लॉथ से क्या करते हो, रब करते हो, तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन शो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि क्या होता है, आपने अभी अभी बोला कि जो आपका मेटल है वो एक गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्या होगा, जब आप उसको अपने हाथ में होल्ड करके रखोगे तो उसमें जो भी चार्ज डेवलप होगा वो हमारी बॉडी से ट्रांसफ़र होकर किसके अंदर चल जाएगा, अर्थ के अंदर चल जाएगा। तो वो अगेन क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो उसमें अब कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना आपको रिपल्शन देखने को मिलेगा, ना आपको उसमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी अर्थिंग एंड सेफ्टी के बारे में तो आपको पता है कि नॉर्मली जो आपकी वायरिंग होती है घर में, उसमें एक थर्ड कलर का वायर होता है। दो वायर्स तो होते हैं नॉर्मल, रेड और ब्लैक कलर के, और एक थर्ड वायर होता है ग्रीन कलर का जिसे हम कहते हैं अर्थिंग वायर। वो क्या करता है, जो आपका चार्ज एक्सेस में आ जाता है उसको अर्थ में क्या कर देता है, ट्रांसफ़र कर देता है, जिस वजह से हमें शॉक नहीं लगता है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं एक फिनोमिना की जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आपने एक चीज़ पढ़ी है कंडक्शन, अब बात करने वाले इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर क्या होता है, आप बेसिकली किसी भी बॉडी को चार्ज कर रहे हो। ठीक है, किसी भी चार्ज बॉडी की हेल्प से कोई दूसरी बॉडी को आप चार्ज करने वाले हो, बट उन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है। तो आप बॉडी चार्ज कर रहे हो विदाउट कांटेक्ट, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को देखते हैं। यहाँ पे डायग्राम देख के आपको नॉर्मली आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को लेके आए एक कंडक्टिंग रॉड के पास में, तो क्या होगा, आपकी जो ग्लास रॉड होती है वो होती है पॉजिटिवली चार्ज, और आपके कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड है वो अपनी तरफ को किन को अट्रैक्ट करेगी, लाइक चार्जेस को, विच इज़ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कंडक्टर हैं उसके सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करके कहाँ आ जाएंगे, उस एंड की तरफ पे आ जाएंगे जहाँ पे आपकी ग्लास रॉड है। यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसी एंड पे आ गए सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, और सारे पॉजिटिव चार्ज कहाँ होंगे, अदर साइड को होंगे। अब अगर इस बॉडी को मेरे को क्या करना है, चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, यानी इस कंडक्टर को अगर मैं चाहता हूँ कि नेगेटिवली चार्ज हो जाए, तो मेरे को करना क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटाना है। अब अगर मेरे को यहाँ से इस चार्ज को हटाना है तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस पार्ट को ग्राउंड कर दूँगा अगर मैं,
तो उससे क्या हो जाएगा, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा। अब मैं इस ग्लास रॉड को यहाँ से अगर हटा दूँगा तो उसके बाद, और साथ ही साथ मैं इस ग्राउंड को भी हटा दूँगा जो ग्राउंडिंग करी है, तो इस कंडक्टर के अंदर सिर्फ कौन सा चार्ज रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये बॉडी कैसे हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है बेसिकली एक फिनोमेना है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए विदाउट कांटेक्ट के। ठीक है, ऑलराइट। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा ये फिनोमेनन बताया हुआ है कि किस तरह से आप किसी भी बॉडी को विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके ये पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो थी चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम जाने वाले हैं अपने नए टॉपिक पे, जहाँ हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की कि बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है। एडिटिव नेचर यानी कि जितना भी चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव आप उसको बेसिकली क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में होता है। ठीक है, कि अगर एक सिस्टम है जिसके अंदर चार्जेस हैं Q1 Q2 Qn, तो उस पूरी जो आपकी पूरा सिस्टम है उसके अंदर कितना चार्ज होगा टोटल, सबको अलजेब्रिकली आप उनको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये थी फर्स्ट प्रॉपर्टी किसके, इलेक्ट्रिक चार्ज। और अब सेकंड प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहता है कि बेसिकली कोई भी बॉडी है या कोई भी सिस्टम है वो जब चार्ज होगी तो उसमें जो चार्ज होगा टोटल चार्ज वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम का। इसका मतलब कि सिस्टम के चार्ज कुछ कभी भी अगर आप डिवाइड करोगे इससे तो हमेशा आपको एक इंटीजर मिलेगा। ठीक है, कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आएगी। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र उसमें होता है, और एक इलेक्ट्रॉन के अंदर हमेशा कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। तो हमेशा जब भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होंगे तो चार्ज भी उन्हीं के अकॉर्डिंग ट्रांसफ़र होगा, राइट। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो ये प्रॉपर्टी थी चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। अब लास्ट प्रॉपर्टी आती है वो है चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, कि बेसिकली कोई भी एक सिस्टम है तो उसमें हमेशा चार्ज कंजर्व्ड रहता है। अब इसका क्या मतलब है वो चीज़ समझते हैं। देखो होता क्या है, इसका मतलब ये है जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में किया था, एक ग्लास लिया था और एक रॉड आपने सिल्क क्लॉथ लिया था, तो ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए थे किसके अंदर, सिल्क के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे। तो जब मैं देखूं, जब ये फिनोमिनन नहीं हुआ था तब भी अगर मैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता हूँ ग्लास के और सिल्क के, अब जब एक्सपेरिमेंट हो गया तो उसके बाद भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर मैं काउंट करूँगा ग्लास के और सिल्क के तो वो दोनों इक्वल आएंगे, क्योंकि ग्लास के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं सिल्क के। हाँ, ग्लास के इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, सिल्क के इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करोगे तो वो उतने ही होंगे जितना इनिशियली थे। तो यानी कि चार्ज को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट हाँ एक जगह से दूसरी जगह आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी किसके, इलेक्ट्रिक चार्जेस की। तो इस चैप्टर के अंदर कुछ ही फॉर्मूले आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट चैप्टर के अंदर फर्स्ट फॉर्मूला है Q इज़ इक्वल्स टू एनी। ये कहाँ से अराइज होता है, ये होता है चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड वाले आपके प्रॉपर्टीज़ से, जहाँ पे Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम, N क्या है आपका कोई भी एक इंटीजर, E क्या है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है एक मास किसी भी इलेक्ट्रॉन का हमेशा कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर इतना ही है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके उसको ले सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।